वाक्य की परिभाषा। आज का डेट जरूर देंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई की वर्तनी छोटी ई, क आकार बड़ी ई, इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पूर्ण विराम। वाक्यों द्वारा लिखने या बोलने वाले के, वाक्यों द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। वाक्यों द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है। पूर्ण विराम। वाक्यों द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। पूर्ण विराम। इस तरह हम कह सकते हैं कि, इस तरह हम कह सकते हैं कि, बेशक आप लोगों को वाक्य के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वाक्य रूपांतरण के जो आधार हैं तो शुरुआत होनी चाहिए वाक्य से। यानी किसी छोटे बच्चे को जब तक हम वर्ड नहीं पढ़ाएंगे और डायरेक्टली उसको हम कहेंगे कि शब्द लिखो और वाक्य लिखो, तो ये थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए वाक्य पर हम लोग फोकस करते हुए वाक्य के कौन कौन से तत्व हैं और इस तरह फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डैश, दोहरा उदाहरण चिन्ह आरंभ करें। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला, मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला, मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला वह शब्द समूह, शब्द समूह में योजक चिन्ह होगा, वह शब्द समूह कौमा जो व्यवस्थित हो, जो व्यवस्थित, व्यवस्थित, जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके। जो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित मतलब सीक्वेंस में, ठीक है। व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके, कौमा वाक्य कहलाता है। पूर्ण विराम। क्लास ये इंग्लिश में तुम लोग आता है ना जंबल सेंटेंस, उसको स्लैश देकर आता है, उसको अरेंज करो, अरेंज द सेंटेंसेस, है ना। तो वही हिंदी में भी वही है। वाक्य जो है आगे पीछे पदक्रम में नहीं रहना, उसी को कहता है कि बिना सीक्वेंस का, अव्यवस्थित, यानी पदक्रम में नहीं रहना। मान लीजिए सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, ये सारी चीजें व्याकरण की दृष्टि से लिंग का ध्यान, वचन का ध्यान, काल का ध्यान, सब अच्छे तरीके से व्याकरणिक दृष्टि से जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे वही वाक्य है ना। अब पूर्ण विराम देकर दोहरा उदाहरण चिन्ह बंद कर दें और नेक्स्ट हेडिंग दें वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व यानी क्या हम किसी भी वाक्य को वाक्य कह देंगे? नहीं, यानी कि वाक्य में किन किन तत्वों का होना आवश्यक है। तो लिखिए वाक्य के तत्व। वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। डैश। वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। डैश। पहला, सार्थकता। दंत स आकार, फ रेफ, क त आकार, सार्थकता। इसलिए वर्तनी में कोई गड़बड़ नहीं है ना, सार्थकता। चलिए लिखिए डैश देकर। वाक्य रचना के लिए आवश्यक है, वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि
वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद, वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। पूर्ण विराम। उनमें प्रसंग के अनुसार, उनमें प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता हो। उनमें प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता हो। वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उनमें उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों और पूर्ण विराम, और उसमें प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता हो। अब प्रयुक्त सभी पद सार्थक हो, यानी सभी पद, पद से ही ना वाक्य बनता है। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, सबको पता है ना। वर्ण या ध्वनि, इनके मेल से और इनका भी मेल कैसा हो, सार्थक मेल, है ना। यानी व्याकरण में सबसे जरूरी जो अहम बात है वो है सार्थक, सार्थकता। चाहे वो वर्ण हो, चाहे वो, अब आधा वर्ण से भी कुछ नहीं बन सकता है, यानी वर्णों का पूरा होना भी जरूरी है, तब जाकर वो सार्थक शब्द बनेगा। ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकलता हो। अब वो सार्थक शब्द सार्थक पद में होने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए खाली लिखते हैं बच्चा, एक पद हो गया, बच्चा रोया। कितना सही समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। बच्चा रोया, यानी हमको समझ में आ रहा है दो पदों को मिलाकर कि किसी बच्चे की रोने की सूचना दी जा रही है। बच्चा रोया, यानी पद का भी सार्थक होना जरूरी है, तभी जाकर वो पद वाक्य का निर्माण करेगा, ठीक है। और तब जाकर सार्थक वाक्य बनेगा जो किसी के भी मानस पटल पर जाकर अपने अर्थ को सूचित करेगा। ओके, चलिए आगे लिखिए। जैसे उनमें प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता हो। पूर्ण विराम। जैसे, अब उदाहरण में लिखवा रही हूँ, दो पंक्तियों का उदाहरण लिखवाऊंगी, जिसमें पहली पंक्ति अशुद्ध रहेगी, दूसरी पंक्ति शुद्ध रहेगी। भाषा के मौखिक रूप पर, उदाहरण है, पहला उदाहरण है, भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से, भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से लिखित रूप भी, भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से लिखित रूप भी चमक जाता है। चमक के नीचे अंडरलाइन करने आप लोग, चमक जाता है। पूर्ण विराम और बगल में से क्रॉस का निशान लगाते हैं, यानी ये वाक्य गलत है ना। भाषा कभी चमकती नहीं है, भाषा क्या होती है, शुद्ध और अशुद्ध होती है ना। भाषा या तो शुद्ध होगी और या तो फिर अशुद्ध होगी, चमकेगी तो नहीं कभी, है ना। उसके नीचे दूसरी पंक्ति में लिखिए, भाषा के, अब इसका शुद्ध क्या होगा, यह शुद्ध हो गया। भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से, भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से लिखित रूप भी शुद्ध होता है। दिस इज राइट सेंटेंस, ओके। भाषा के मौखिक रूप पर ध्यान देने से लिखित रूप भी शुद्ध होता है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ, अरे क्यों नहीं बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट 2 नंबर, पूर्णता। पूर्णता, प दीर्घकार पू, टवर्गीय न, रेफ त आकार, पूर्णता। दूसरा वाक्य का तत्व है पूर्णता। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। पूर्णता लिखकर डैश, उसके बाद लिखे वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए।
पूर्ण विराम, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए, कॉमा, जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे, जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, पूर्ण विराम, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए, कॉमा, जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। कभी कभी हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं ना कोई वाक्य जिसमें कोई शब्द मिसिंग रहता है, तो हम लोग तुरंत कहते हैं कि मैडम ये वाक्य जो है अपूर्ण है, इसमें ये शब्द जो है वो मिसिंग है। तो इस तरह के वाक्य जो है कभी सफल या सार्थक अर्थ प्रकट नहीं करते। उदाहरण लिखिए, जैसे लिखिए, जैसे वह जाता है, वह जाता है, पूर्ण विराम और बगल में क्रॉस कर दीजिए, यानी ये वाक्य जो है अधूरा है, वह जाता है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, वह कहाँ जाता है, कैसे जाता है और कब जाता है, और जोड़ देंगे किसके साथ जाता है, यानी कब, कहाँ, कैसे। देखो दरवाजा खोलो, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, कब जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसके साथ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर वाक्य इस तरह से रहता है, उसके बाद नीचे लिखें, वह ट्रेन से मुंबई जाता है, वह ट्रेन से मुंबई जाता है। पूर्ण विराम के बाद सही का निशान देंगे, यानी ये वाक्य सही है कि वो कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा तत्व, पदक्रम। पदक्रम यानी पहले कौन सा पद आना चाहिए, फिर कौन सा पद आना चाहिए, फिर कौन सा पद आना चाहिए, यानी सीक्वेंस। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए पदक्रम लिखकर डैश, वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए उसके पदों का उचित क्रम में होना जरूरी है। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए उसके पदों का उचित क्रम में होना जरूरी है। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए उसके पदों का उचित क्रम में होना जरूरी है। पूर्ण विराम, पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए उसके पदों का उचित क्रम में होना जरूरी है। पूर्ण विराम, पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। पूर्ण विराम, जैसे, अब उदाहरण लिखिए, जैसे के से शुरू कीजिए, के सारे देश हैं, नागरिक, के सारे देश हैं नागरिक, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, पूर्ण विराम, बगल में क्रॉस कर दीजिए। क्या मतलब समझ में आ रहा है? पदक्रम सही तरीके से लगाया हुआ है, रखा हुआ है नहीं। अब इसको सही करके नीचे लिखिए, क्या होगा? देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, देश के सारे नागरिक
कर्तव्यनिष्ठ हैं। यानी पदक्रम का उल्टा पुल्टा होना ही देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। पूर्ण विराम, उसके बाद राइट का निशान लगा देंगे। चौथा तत्व है अन्वय। चौथा तत्व है अन्वय। अन्वय यस, इसका अर्थ है यानी अन्वय शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है डैश मेल। मेल, ठीक है। यानी अन्वय शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ मेल। संधि का भी अर्थ मेल होता है ना? हाँ होता है ना। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होती है तो लोग क्या कहते हैं? आपस में संधि कर लो। संधि कर लो मतलब मेल कर लो। तो व्याकरणिक की दृष्टि से संधि का भी अर्थ होता है मेल और अन्वय का भी अर्थ होता है मेल। ओके, चलिए लिखिए। इसका अर्थ है मेल। पूर्ण विराम, वाक्य में कर्ता, वाक्य में कर्ता, कॉमा देते लिखोगे, लिंग, कारक आदि का वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि का अन्वय होना जरूरी है। आदि का अन्वय होना जरूरी है। पूर्ण विराम, इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। पूर्ण विराम, इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। यानी वाक्य में जब हम वाक्य लिखेंगे तो कर्ता का ध्यान रखना होगा, वचन का ध्यान रखना होगा, लिंग का ध्यान रखना होगा और कारक का भी ध्यान रखना होगा। जैसे बच्चा अगर है एक वचन तो उसके साथ क्रिया हमको ध्यान में रखना होगा, खेल रहा है ना। अगर हम मान लीजिए लिखते हैं बच्चा खेल रहे हैं, वाक्य बिल्कुल गलत हो गया है ना। लड़की जोर जोर से रो रहा है, बिल्कुल गलत हो गया। लिंग का हमने ध्यान नहीं रखा। लड़की जब है तो उसके साथ क्रिया भी तो उसी तरह की होनी चाहिए। क्रिया भी तो ये होना चाहिए कि भाई स्त्रीलिंग है उसके साथ क्रिया भी वैसी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे मिठाई खा रही है, गलत हो गया। तो ये है, अगर हम अन्वय यानी मेल नहीं रखते हैं वाक्य में, क्रिया, वचन, कारक, लिंग इन सब का, तो फिर हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। चलिए लिखिए, जैसे मेरा देश में, मेरा देश में अनेक नदियां बहता है। मेरा देश में अनेक नदियां बहता है। एक ऐसा साहित्य है जिसमें जेंडर लिंग नहीं है। पता है किसी को कौन सा साहित्य है, किस भाषा की साहित्य है जिसमें जेंडर नहीं है? जेंडर की पढ़ाई नहीं होती है। बंगला भाषा, बंगला में जेंडर नहीं है। वहां लड़की के लिए भी आती है। देखिएगा बंगालियों को हिंदी बोलते हुए सुना होगा आप लोगों ने, है ना। वो लड़का को जाती है तो बहुत अच्छी लगती है ना। वो लोग यही बोलेंगे, अरे वो लड़की भी जा रहा है, देखो वो लड़की, देखो देखो बात से गिर गया, अरे वो लड़की को उठाओ बात से गिर गया। और उन लोगों में, हम लोग जो आ का उच्चारण करते हैं उन लोगों में ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यदि रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला, और जो हम लोगों में ओ हो जाता है, रसगुल्ला लोग बोलेंगे। रस हम लोगों में अ आ रहा है ना, रस के साथ अ आ रहा है, उन लोगों में ओ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे नाम को कभी पुष्पा नहीं बोलेंगे वो लोग, जब भी बोलेंगे पुष्पो बोलेंगे, पुष्पो, ए को ओ बना देंगे, ठीक है। उसी तरह लिंग इन लोगों में नहीं होता है, जेंडर नहीं होता उन लोगों के व्याकरण में, क्योंकि लड़का लड़की सबके लिए बस खाता है। लड़की ज्यादा खा लिया तो लड़का भी ज्यादा खा लिया। ये तो बंगला साहित्य में, बंगला के ग्रामर में
जेंडर नहीं है, लेकिन हमारे बाकी सभी भाषाओं में है। ठीक है, तो मेरा देश में अनेक नदियां बहता है, ये पूर्ण विराम के बाद क्रॉस कर दीजिए। ये वाक्य की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है। क्या होगा इसका शुद्ध? वेरी गुड। मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। जब अनेक हैं, बहुवचन है तो है होगा, है ना। देखिए, और पूर्ण विराम देकर राइट का निशान। मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं, हो गया। अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, ये तत्व हो गए वाक्य के। अब वाक्य के अंग, वाक्य की संरचना के आधार पर, वाक्य की संरचना, संरचना यानी निर्माण या बनावट, है ना, कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। डैश। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़े हो ना। इंग्लिश में उद्देश्य को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, और विधेय को प्रेडिकेट, वही चीज है। हाँ, उद्देश्य और विधेय। अब लिखिए उद्देश्य, नंबर 1 उद्देश्य। उद्देश्य लिखकर डैश दें। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कॉमा, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कॉमा, उसे उद्देश्य कहते हैं। पूर्ण विराम। यह प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आता है। यह प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आता है, यानी उद्देश्य सब्जेक्ट कहाँ रहता है? हमेशा वाक्य के आरंभ में ही रहता है ना। यह प्रायः वाक्य के आरंभ में वाक्य के प्रारंभ में आता है। पूर्ण विराम। इसमें, पूर्ण विराम के बाद इसमें कर्ता, कॉमा, कर्ता का विस्तार, इसमें कर्ता, कर्ता यानी काम को करने वाला, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। इसमें कर्ता, कॉमा, कर्ता का विस्तार और विशेषण आदि आता है, और विशेषण आदि आता है, और विशेषण आदि आता है। जैसे, पूर्ण विराम लिखिए, उसके बाद जैसे डॉट दीजिए, डैश दीजिए। जैसे, सपेरा बीन बजा रहा है। सपेरा बीन, बहुत दीजिएगा, बीन बजा रहा है। पूर्ण विराम। सपेरा के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? सपेरा करता है, और अब उसके उसी के अनुसार बीन बजा रहा है। तो इसमें आपका कर्ता है, परिभाषा में क्या ले? कर्ता, कर्ता का विस्तार और विशेषण। अब यहाँ पर कर्ता का विस्तार क्या हो गया? सपेरा जो है एक वचन है ना, तो इसीलिए उसके साथ आया रहा, और क्या काम कर रहा है? बीन बजा रहा है, बीन बजाने का काम कर रहा है। तो सपेरा हो गया कर्ता, और बाकी बीन बजा रहा है, ये हो गया विधेय। उद्देश्य हो गया कर्ता, यहाँ पर कर्ता या काम करने वाला या सब्जेक्ट, यानी उद्देश्य। तो सपेरा हो गया उद्देश्य, और बीन बजा रहा है, क्या हो गया? विधेय, है ना। दूसरा, नीचे उदाहरण लिखिए,
पेड़ काटने वाला मजदूर, पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया है। पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया है। पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया है। पूर्ण विराम। यहाँ अंडरलाइन आप कर लें, पेड़ काटने वाला मजदूर, ये क्या हो गया? उद्देश्य। पेड़ काटने वाला मजदूर, ये उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो जाएगा? घर चला गया है। ठीक है, तो अब इसके नीचे लिखिए इसका स्पष्टीकरण जो है, पहले वाक्य में, पहले वाक्य में, पहले वाक्य में सपेरे द्वारा, पहले वाक्य में सपेरे द्वारा बीन बजाए जाने की, पहले वाक्य में सपेरे द्वारा बीन बजाए जाने की बात कही गई है। बीन बजाए जाने की बात कही गई है। अतः, अतः सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो सपेरा। अतः सपेरा पद, सपेरा यहाँ पद है ना, हाँ, सपेरा पद कोमा जो वाक्य का कर्ता तो है ही, वाक्य का ये कर्ता है, सब्जेक्ट है, उद्देश्य है ना, जो वाक्य का कर्ता तो है ही, कॉमा, जो वाक्य का कर्ता तो है ही, कॉमा, साथ ही, साथ ही वाक्य का उद्देश्य भी है। कर्ता के साथ साथ वाक्य का उद्देश्य भी है। जो वाक्य का कर्ता तो है ही, कॉमा, साथ ही वाक्य का उद्देश्य भी है। पूर्ण विराम। दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में उद्देश्य है, दूसरे वाक्य में उद्देश्य है, डैश, कौन सा? सिंगल, यस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखे पेड़ काटने वाला मजदूर, पेड़ काटने वाला मजदूर, सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करें, पेड़ काटने वाला मजदूर, क्योंकि वाक्य में, क्योंकि वाक्य में अपने घर जाने की बात, क्योंकि वाक्य में अपने घर जाने की बात पेड़ काटने वाले मजदूर के बारे में कही गई है। क्योंकि वाक्य में अपने घर जाने की बात पेड़ काटने वाले मजदूर के बारे में कही गई है। क्योंकि वाक्य में अपने घर जाने की बात, यानी घर जाने के बाद किसके बारे में कही गई है? पेड़ काटने वाले मजदूर के बारे में कही गई है। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य के बारे में। यानी कोई भी काम को करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? सिंपल भाषा में कर्ता, और कर्ता को हम लोग उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो सब्जेक्ट हो गया, और जो काम उसने किया वो बाकी काम जो प्रेडिकेट हो गया, विधेय हो गया, सिंपल। यानी एक उद्देश्य और एक विधेय। तो सरल वाक्यों में हमेशा याद रखो कि एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है सरल वाक्यों में। अब दूसरा पॉइंट लिखो, विधेय। जो सब्जेक्ट के बारे में हुआ, विधेय। ये विस्तार वगैरह नहीं पढ़ाऊंगी, इतना ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही जानिए। विधेय, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, विधेय लिखकर डैश है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कॉमा, वह विधेय कहलाता है।
वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे बीन बजाने का काम किसने किया? सपेरा। सपेरे के बारे में हम कह रहे हैं कि सपेरा बीन बजा रहा है, तो उद्देश्य के बारे में हम कह रहे हैं कि उद्देश्य क्या काम कर रहा है भाई? तो बीन बजा रहा है। पेड़ काटने वाले मजदूर जो है भाई, वो क्या काम किए? पेड़ काटने वाले जो मजदूर थे उन्होंने क्या काम किया? घर चले गए। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाए वो कहलाता है विधेय। ओके, हाँ, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है कॉमा, वह विधेय कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई ऊपर वाला उदाहरण फिर से लिख लीजिए। सपेरा बीन बजा रहा है और पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया। ये दो उदाहरणों को फिर लिखिए। सपेरा बीन बजा रहा है और पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया है। आप लोगों ने ऊपर में अंडरलाइन किया था सपेरा के नीचे, क्योंकि उद्देश्य है। सपेरा के नीचे उद्देश्य आपका सपेरा है और पेड़ काटने वाला मजदूर, ये दोनों उद्देश्य है। इसके नीचे अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अब सपेरा बीन बजा रहा है और पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया। अब अंडरलाइन किसमें करेंगे? बीन बजा रहा है और घर चला गया है। ये आपके हो गए विधेय। ठीक है, अब लिखिए पहले वाक्य में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए बीन बजा रहा है। पहले वाक्य में बीन बजा रहा है तथा दूसरे वाक्य में घर चला गया है। तथा दूसरे वाक्य में घर चला गया है विधेय है। घर चला गया, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, विधेय है। क्योंकि ये अंश दोनों वाक्यों के उद्देश्य के बारे में कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये अंश दोनों वाक्यों के उद्देश्य के बारे में कुछ कह रहे हैं। यानी एक जो है सपेरा के बारे में बता रहा है पहला वाक्य, और दूसरा वाक्य किसके बारे में बता रहा है? पेड़ काटने वाले मजदूर के बारे में। ठीक है, अब अगली कक्षा में आप लोगों को मैं मेन मुद्दे पर आ जाऊंगी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो 3 तरह के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ये भी बहुत आसान है, लेकिन कृपया आप लोग घर में आज जाकर अगली कक्षा में आने से पहले आपके पास है ना वो दर्शिका, उसमें दिया हुआ है, इन तीनों की परिभाषाओं को और उदाहरण को अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। ओके, यू स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी कर लेंगे। अगली कक्षा में इन तीनों के बारे में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए।